वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 22 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन की। तो कहानी की शुरुआत हम देख पाते हैं हर एक जगह तबाह हो चुकी है, जो सुकाने का हमले का परिणाम है, जिसमें खो चुका है कुसाबे, जिसे ढूंढ रहा है पांडा अपने गोरिल्ला फॉर्म में, जिसको पांडा रेस्क्यू कर लेता है। जहाँ फिर वो कहता है कि ये बिल्कुल उल्टा है जो भी उसने सुना था ततोरी के बारे में, वो सब पर नहीं, वो सुकाना था जैसा कहता है पांडा। पर हाँ, उसने सुना था कि इतादोरी सुकाना पे काबू कर सकता है, जो उस समय देख के ऐसा लगा नहीं। और अब जहाँ गोजू जा चुका है तो क्यों उसके फैसलों के साथ चलना। और वैसे भी वो काफी हद तक फेवर में था इतादोरी के एग्जीक्यूशन के। और वैसे उसी समय बढ़ते हैं कोलालमपुर की ओर, जो मलेशिया में, जहाँ मई मई शायद किसी की फैंटेसी पूरी करने वाली है। लेकिन तभी उसके पास कोई कॉल आती है जो एक बिजनेस कॉल होती है, और उस बच्चे की फैंटेसी फैंटेसी ही रह जाती है। जहाँ ये बात करते हैं शेयर प्राइसेस और स्टॉक्स की, जो गिरेंगे जापान की, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तबाही हो रही है। जो न्यूज़ फिलहाल बाहर नहीं आई, पर जल्दी उसका इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट में भी, जिसका शायद फ़ायदा उठाने वाली है मई मई, जो ऑलमोस्ट और ओवरऑल पैसों के लिए ही काम करती है। पर उसके अलावा यहाँ ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल करने वाले शख्स के दिमाग में अभी भी तदोरी उसके भाई के तौर पर घूम रहा है, जिसके दिमाग में उसकी यादें उसको इमोशनल कर देती है। जो एक किनारे में बैठकर रो रहा होता है, पर फिर आगे वो बाहर निकलता है और सोचता है कि आखिर कौन है तदोरी, और वो कौन है। और कहानी के दूसरी तरफ हम देख पाते हैं गेटो को मोहितो के सामने, जहाँ गेटो मोहितो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें बचाऊं, तुम ये चाहते हो। जिस तरफ ऐसा होने से रोकने के लिए भागता है ततोरी, जहाँ गेटो से कहानी सुनाता है कि प्राचीन काल में लोगों को लगता था कि कैटफिश की वजह से अर्थक्वेक आता है, मतलब जब भी वो धरती के अंदर जाती है तभी अर्थक्वेक आता है। जिसके साथ ही वो कैटफिश जैसा एक कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो जमीन के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जमीन पर। जिस तरफ बढ़ते हुए ततोरी उसके अंदर गिर जाता है, पर वो गिरता नहीं, वो दोबारा जहाँ खड़ा था वहीं गिरता है। यानी कि ऐसा कुछ हुआ जैसे कि तदोरी लड़खड़ा के गिराओ, जो उसके कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक का हिस्सा था। जिस टेक्निक के कई सारे रूप है, चाहे तो वो इसके इस्तेमाल से बहुत सारे सेमी ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के कर्ज भी बना सकता है, और भले तदोरी उन सबको एनालाइज करके उनके टेक्निक से जीत पाए, वो दोबारा और कर्ज मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है, जो इतने कर्ज मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है कि तदोरी को समय ही ना मिले उसको हराने का। जिस सब बातों को इग्नोर कर तदोरी उसका बढ़ता है हमला करने के लिए, जहाँ वो दोबारा कैटफिश टेक्निक इस्तेमाल करता है, जहाँ तदोरी हवा में कूद जाता था कि वो कैटफिश टेक्निक की चपेट में ना आए। पर कुछ और कर्ज आते हैं जो उसको पकड़कर दोबारा कैटफिश के अंदर गिरा देते हैं, जिसके वारों से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है तदोरी। और जहाँ वो तदोरी के साथ लगा हुआ था, उसी समय उस पर हमला करने वाला होता है माहितो, लेकिन वो भाप चुका होता है उसको, और महितो को अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ निपटाने वाला होता है। जो चीज़ें महितो को पहले से ही पता थी, क्योंकि वो भी इन इंसानों से ही बना है। जहाँ महितो उसके कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से बचने की काफ़ी कोशिश करता है, और काफ़ी हाथ पैर मारने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। और आखिर में गेटो उसको अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक का एक नमूना बना लेता है, जहाँ दोबारा कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है गेटो, और पूछता है तदोरी से कि क्या तुम जानते हो सुप्रीम आर्ट के बारे में। सुप्रीम आर्ट वो टेक्निक होती है जो डोमेन एक्सपेंशन के अलावा किसी की भी कर्ज टेक्निक की सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, और कर्ज स्प्रिट मैनिपुलेशन की सुप्रीम आर्ट है उज़ुमाकी, जिससे बनता है एक सुपर हाई डेंसिटी कर्ज एनर्जी, जिससे आप अटैक कर सकते हैं अपने अपोनेंट पर। हाँ, पर उज़ुमाकी कभी इसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि इसमें आप अपनी क्वांटिटी को खो देते हैं, जो एक कर्ज स्प्रिट मैनिपुलेशन टेक्निक की मेन स्ट्रेंथ है। जो इसको लगा एक तरीका हो सकता है रिसाइकल कर पाना लो लेवल कर्ज स्प्रिट्स को, पर यह गलत था, क्योंकि जब इसे पता चला कि सैमी फर्स्ट ग्रेड से ऊपर के कर्ज को इस्तेमाल करना उज़ुमाकी में उस ग्रेड की स्पिरिट की फुल पोटेंशियल शो करती है। और तभी वहाँ देखते हैं बाकी तोतों के साथ ही, जिसमें से एक सिग्नल देती है, और उस सिग्नल के साथ वो तीर धनुष से वार करते हैं गेटो के ऊपर, लेकिन वो उन वारों से बच जाता है। जहाँ अगला वार होता है राइफल से, लेकिन वो उसको भी काउंटर कर देता है अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ। और जिसके बाद हम सुन पाते हैं किसी का मोनोलॉग, जो एक लड़की का जुजुत्सु सोर्सर बनने का सफर था, जिसने अपनी ट्रेनिंग वुडन स्वॉर्ड से की और फिर बाद में रियल तलवार का इस्तेमाल किया। पर उसने उस समय तलवार का इस्तेमाल किया क्योंकि वो अपनी मम्मी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, जो उसे अकेले पाल पोस रही थी। और जुजुत्सु सोर्सर के सफर में आगे बढ़ने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो तलवार का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो मार ही ना जाए। पर अब जहाँ वो इस्तेमाल कर रही है न्यू शेडो स्टाइल का, अपनी पूरी शक्ति, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के साथ, जिसके साथ वो तलवार घुमा के वार करती है क्विक ड्रॉ का, जिसको गेटो अपने हाथों से आसानी से रोक लेता है, और वो उस तलवार को तोड़ देता है। जहाँ आगे वो इस्तेमाल करता है सुप्रीम आर्ट उज़ुमाकी का, जिससे सामने आता है गोलमोल सा हुआ माहितो, और वो टेक्निक काफ़ी हद तक उसी की टेक्निक की तरह रिएक्ट करती है, जो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है इस लड़की के। और जिसके अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका होता है उस जगह, जिससे बहुत बड़ी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर समहाउ वो उस लड़की को बचा लेते हैं, और सामने आते हैं कुछ और लोग भी, कुसकाबे
और उनकी सेंस से। साथ ही पांडा ही पहुंचता है तदोरी के पास, जो देख पाता है कि वो नॉर्मल हो चुका है। वैसे अभी वो पांडा नहीं, वो गोरिल्ला है। जहां वो सभी देख पाते हैं अपने सामने उस शख्स को जिसके पास है गेटो और प्रिज्म रैल्म। और साथ ही वहां चोजो भी आता है, जिसे बहुत कुछ याद आ चुका होता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे। एक उसकी मॉम, एक कर्ज स्पिरिट जिसने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट किया, और साथ ही वो शरीर जिसमें कर्ज स्पिरिट था, वो कमीना कामो नोरितोशी, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो अतीत का एक बहुत ही भयानक और क्रूर कर्ज यूजर था। या शायद उसके अंदर ये वाला कर्ज जो नोरितोशी के अंदर रहा हो। पर खैर जो भी हो, अगर इस सब में कुछ भी सच है तो वो बंदा 150 साल पुराना है। जहाँ के गीटो कहता है कि हाँ, वो मेरे कई सारे नामों में से एक है। मतलब ये कर्ज स्पिरिट उससे ही पुराना है जिसने पहले भी कई सारे शरीरों पर काबू किया होगा। पर हाँ, यहाँ चोसो गुस्से में, क्योंकि उसने उसके छोटे भाई पर हमला करने के लिए उकसाया उसको, जो है इतादोरी। जिस सबके साथ वो गेटो की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में कोई और आ जाती है जो शायद अपने किसी और काम को लेकर और वेट नहीं कर सकती। और वैसे उस दौरान हम बढ़ते हैं चोसो के फ्लैशबैक में, जिसकी एक खासियत थी कि अपने ब्लड से रिलेटेड किसी को भी काफ़ी दूर से ऑब्जर्व या फील कर सकता था। जैसे कि जब उसके भाई मरे, उसे उस समय पता चल चुका था कि उसके भाइयों को मार दिया गया है। जहाँ किसी भी जीवित जीव के लिए मौत उनका सबसे आखिरी और महान बदलाव होता है। और ऐसा ही तभी हुआ था जब वो इतादोरी को मारने वाला था, जब उसने ऐसा कुछ फील किया कि वो उसका ब्लड रिलेटेड भाई है। या शायद ये उन लड़कियों की टेक्निक थी, पर खैर जो भी हो, ऐसा हो सकता है कि वो उसका भाई हो, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ज गेटो के अंदर है उसने कई सारे लोगों के शरीर में और काबू किया होगा। और हो सकता है उसी का रिजल्ट इतादोरी भी हो। और शायद ये सब कभी आगे चल के पता चलेगा हमें। और इस समय ये इतादोरी को अपना भाई मानते हुए ये अपना वार करता है गेटो के साथ खड़े उसके साथी पर, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का, जो उस शख्स की ओर बढ़ता है जिसको वो अपने चेहरे के पास पहुंचते समय तक रोकता है। और जिसके बाद चोसो दोबारा और वार करता है उसके ऊपर, और गेटो को घेर कर अपने वारों में एक और वार करने वाला था उसके ऊपर, लेकिन गेटो उन सब वारों से बच जाता है। जहाँ चोसो के वार लगातार गेटो के ऊपर हो रहे होते हैं, लेकिन गेटो उन सब वारों को अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से इवेट करता जा रहा होता है। और आगे अपने कर्ज मैनिपुलेशन से एक वार करता है वो चोसो के ऊपर, जिसको चोसो काउंटर कर लेता है अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से। और आगे वो कुछ वार और सेट करता है गेटो के लिए, लेकिन गेटो उन सब वारों से बचते हुए चोसो की ओर बढ़ता है, जहाँ चोसो अपने डिफेंस में कुछ और वार करता है, पर जिसको गेटो और उसके कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक काउंटर करते हैं, लेकिन समहाउ चोसो सबके बावजूद भी टिका होता है। और दोनों का वो मुकाबला जारी होता है, जहाँ देखने में साफ साफ पता चलता है कि गेटो का पल्ला थोड़ा सा भारी है चोसो के ऊपर, और एक पॉइंट तो चोसो को डोमिनेट कर रहा होता है, पर फिर भी चोसो बिना रुके उसे काउंटर करने में लगा होता है। जहाँ गेटो चोसो से कहता है कि तुम कितना और लड़ोगे, तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। लेकिन वो कहता है तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाऊंगा अपने छोटे भाई के लिए। जिस सबको देख पांडा पूछता था दोरी से कि तुम सच में उसे नहीं जानते ना, जहाँ तदोरी का जवाब होता है हाँ, और उससे बुरा ये मुझे मारने आया था पहले। तो पहले तो भी यही करने आया था, और अब ये बंदा भी, जो दोनों इसको भाई कह रहे हैं। तो कहीं तदोरी कोई खतरनाक फेरोमोन्स तो नहीं छोड़ता जिससे कोई भी उसका भाई बन जाता है। पर मे भी ये बंदा काफी तक लिंक होगा सुकाना से, जहाँ सुकाना और ये मोस्टली भाई हो सकते हैं शायद। इसको लेकर कोई भी कंफर्म डिटेल नहीं है। पर खैर आगे पांडा और बाकी सब मिलकर वार करने की बात करते हैं गेटो पे, ताकि वो उससे प्रिज्म रैल्म ले सके। जिस तरफ हर कोई अलग अलग डायरेक्शन से पहुंचता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, उन पर एक बर्फीले कर्ज का वार होता है, जिससे वो सभी जम जाते हैं। हाँ, पर आगे गेटो इन सबको मारने से मना करता है, क्योंकि उसको चाहिए संदेशवाहक। पर हाँ, चोसो इनका बंदा था जिसको ये लोग मार सकते हैं। जिसके बाद वो अपना हाथ हील कर लेते हैं अपने कर्ज रिवर्सल टेक्निक के साथ, जिसकी कर्ज रिवर्सल टेक्निक सच में काफी कमाल है। जिसके बाद वो चोसो की तरफ बढ़ के उसको मारने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाए, इतादोरी आके उसको उस बर्फ से आजाद करवा देता है। और फिर बाद में ऊपर से उड़ती हुई आती है बच्ची, और अपने झाड़ू से वार करती है विंड साइथ का, जिसको वो अपने हाथ से ही रोक देती है। तो खैर अब यहाँ ये तीनों ही है जो बर्फ नहीं बने, जिन तीनों को रोकना पड़ेगा इसको, ताकि उतामे सेंसे उस समय तक कुछ तैयारी कर रही है जिसको वो तैयार कर ले। पर जहाँ वो बर्फ कर्ज इस्तेमाल करने वाली लड़की कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक संदेश वाहक चाहिए होगा ना, तो इतादोरी यूजी सही है उसके लिए, और अपने बर्फीले वारों के साथ बहुत बड़ा वार करती है उनके ऊपर। जिसके बाद बर्फीले टुकड़े उनके ऊपर गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले उन सब टुकड़ों को तोड़कर या उस सबको काउंटर करके सामने आती है एक लड़की, जो गेटो से पहले ही मिल चुकी है, और उससे पूछती है शायद मुझे आज मेरा आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। और ये है यूकी सुकुमो, जो सातारू और गेटो के अलावा तीसरी स्पेशल ग्रेड की कर्ज सोर्सर है। और इस सब के साथ ही एपिसोड एंड होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा कहानी में आगे इसके प्रीव्यू के साथ। तो इसके प्रीव्यू में हम दिखता है इन सब का आमना सामना, जहाँ फाइट काफी ज्यादा धुआंधार होने वाली है, जहाँ गेटो शायद कुछ पास्ट इंसिडेंट्स को भी याद करने वाला है। मतलब ये रियल गेटो नहीं है, तो कुछ फ्लैशबैक हम देखने वाले होंगे, ऐसा हो सकता है। पर ओवरऑल यहाँ ये इसके छक्के छुड़ा रही है, और बहुत सारी चीज़ें और होने वाली है जो शायद
इस चैप्टर को क्लोज करने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है शिबुया इंसिडेंट गेट क्लोज्ड। तो अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 23 के? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।